Hello friends, welcome to my YouTube channel Chemistry by DK Singh, and today we are going to learn how to define the various concentration terms. इस concentration terms का यूज बहुत सारे चैप्टर्स में है हमारे पास, तो प्लीज ध्यान से सुने कैसे डिफाइन करते हैं हम concentration terms को। हमने concentration terms को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी is temperature dependent and our second category is temperature independent। यहां से भी क्वेश्चंस आ चुका है दोस्तों कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सो प्लीज लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हमारे पास, दो दिज ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम रिलेटेड। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में आपके पास वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम का टर्म डिफाइन हो जाता है, दैट ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जितने भी टर्म्स में हमारे पास वॉल्यूम रिलेटेड नहीं आता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, दैट ऑल आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, इनको बोला जाता है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, वॉल्यूम not volume related term, not volume related term, not volume related term. And our first concentration terms is percentage by volume, percentage by volume, percentage by volume, which is denoted by V by V, percentage V by V, percentage V by V. Second is percentage weight by volume, percentage weight by volume, percentage weight by volume. And third one is molarity, MOLARITY, molarity is denoted by capital M. And fourth one is normality, normality, normality. Now next concentration terms, temperature independent. First, percentage by weight, percentage by weight, percentage by weight. Second concentration terms, mole fraction, mole fraction, mole fraction. Third one is molality, molality. एंड फोर्थ वन इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। एक और भी होते हैं, देखेंगे हम, फॉर्मेलिटी भी आता है, लेकिन फॉर्मेलिटी को हम अलग से डिफाइन करके पढ़ेंगे क्या होता है फॉर्मेलिटी। ओके ना, we can define our first concentration terms, that is group 1 and group 2. Okay, group 1 first concentration term, percentage by volume, percentage by volume, which is also denoted by percentage V by V. दोस्तों डेफिनेशंस में ही बोल रहा है कि ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी क्या है वॉल्यूम है। तो जब भी आपको परसेंटेज बाई वॉल्यूम को डिफाइन करना है, दैट इज परसेंटेज V बाई V। तो परसेंटेज बाई volume means percentage by volume, percentage by volume equals to volume of the solute, volume of the solute divided by volume of the solution into 100, volume of solute divided by volume of solution, volume of solution, and percentage, that is into 100. This is our first concentration term, percentage by volume, volume of the solute divided by volume of solution into 100. दूसरा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, सॉल्यूट भी है सॉल्यूशन भी है, तो आप ये जरूर यूज कर सकते हैं जहां पे वॉल्यूम हो, सॉल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूशन का भी। तो एक तब यूज कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ आपका सॉल्यूशन होगा, कहीं ये यूजफुल आ जाए तो आप यूज कर लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट प्लस और क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, अब बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे लिखे रहेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू मैं थोड़ा समझाता हूं परसेंटेज बाई वॉल्यूम। एक तो निकाल लोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कर दो अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100 कर दो, क्या निकल जाएगा आपका, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू परसेंटेज जैसे लिखा रहता है परसेंटेज 3% V बाई V, क्या है इसका मतलब 3% V बाई V का मतलब 3 ml, ध्यान रखिएगा ml में चलता है या लीटर में भी ले सकते हैं, 3 ml ऑफ सॉल्यूट, 3 ml ऑफ सॉल्यूट इन परसेंटेज है इसलिए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से क्या क्या हमें मिला ये चीज लिख लेते हैं। 3% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मीन्स 3 ml ऑफ सॉल्यूट in 100 ml of solution, 3 ml of solute in 100 ml of solution। ओके, एग्जांपल्स के थ्रू और देखते हैं इसके क्या क्या हम ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला चीज 3 ml ऑफ सॉल्यूट, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिल गया मुझे, वॉल्यूम ऑफ क्या मिल गया, सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूट मिला मुझे कितना ml मिला, 3 ml मिला। दोस्तों यहां से वॉल्यूम ऑफ क्या मिल गया, सॉल्यूट मिल गया। दूसरा क्या मिला, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया यहां से मुझे, ठीक है, यहां लिखता हूं देख लेना, वॉल्यूम ऑफ क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन मिला मुझे कितना मिला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वी कैन ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, 100 and volume of solvent is 3 ml, 100 minus 3, volume of solvent will be 97 ml। volume of solution लिख लीजिए, volume of solvent is solution that is 100 minus 3 that is 97 ml, 97 ml। प्लीज राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्वेश्चंस में यूजफुल होंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिल गया, किसी कंसंट्रेशन टर्म से आपको जो वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है आप निकाल ले। कभी डेंसिटी देगा, डेंसिटी के हेल्प से वॉल्यूम आपको रख देना, मास ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएगा। तो जो चीज भी रिक्वायर्ड है आपके पास, दिस ऑल आर सफिशिएंट फॉर वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। Now, our second concentration terms is percentage weight by volume. Percentage weight by volume. Percentage weight by volume. That is percentage W by V. ऐसे डिनोट करते हैं इसको, percentage weight by volume. This is defined. वेट ऊपर वॉल्यूम नीचे, यानी वेट ऑफ क्या कर लो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज में इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लीजिए, यही आपका आ गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज W बाय। तो बहुत ही इजी है ये डेफिनेशंस वगैरह। वेट है तो वेट रख लीजिए नीचे, वॉल्यूम नीचे रख लिया, इनटू 100, percentage weight by volume। That means the weight of solute present in 100 ml of solution is known as weight by volume। डिफाइन कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। कहीं दिया हुआ है आपको 30% W by V, दिस मीन्स क्या है, क्या रीड करेंगे इसे, 30% W by V। 30% W by V का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा 30 ग्राम, क्या रीड करेंगे इसे, 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है आप, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम। 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 30% है, 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
तो ये रीड करने का तरीका है, क्योंकि हमारे पास ऊपर वेट है और नीचे वॉल्यूम है। तो 30 ग्राम अगर वेट हो गया तो बाकी वॉल्यूम कितने में है 100%। तो प्लीज 100% में 100 ml 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या मिला यहाँ से मेरे को, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया। जहां कहीं भी अब इनका यूज है हम यूज कर सकते हैं बिल्कुल। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 30 ग्राम। और क्या मिला हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिला। तो ध्यान रखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला मुझे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। और कुछ लोग सॉल्वेंट के लिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। हम कभी भी अदर क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वॉल्यूम में से कभी भी वेट को सब्ट्रैक्ट वगैरह ऐड नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट का नहीं निकाल सकते हम। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं आप कर देना कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देना, क्योंकि ये एमएल में है 100 ml और ये किस में, ग्राम में है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे इन सब चीजों पे, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो डेंसिटी का यूज कराए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और फिर कुछ निकलवाए, फिर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया आपका, सॉल्वेंट आ गया तो सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन का आ गया, सॉल्यूट का मालूम है तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो इनडायरेक्टली। नेक्स्ट टर्म्स, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, परसेंटेज W/V हो गया हमारा। सेकेंड देखिए जरा थर्ड, एंड थर्ड इज मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी इज डिफाइंड बाय कैपिटल M, मोलारिटी कैपिटल M। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन पर लीटर ऑफ solution, in per liter of solution, means molarity is defined as number of moles divided by volume of solution। किस में होना चाहिए दोस्तों, ये लीटर में होना चाहिए, यही है आपका मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, ये क्या है आपका नंबर ऑफ मोल। अब मोल्स आपको निकालने आना चाहिए, ये मैं मान कर चल रहा हूँ कि मोल्स आपको आता है। गिवन वेट अपन है मोलिकुलर वेट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। दिस इज आवर मोलारिटी, कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए, लेकिन निकालेंगे तो ऐसे हम, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए 10M, क्या मतलब है इसका, 10M का मतलब है मोल्स ऊपर है, यानी 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, in 1 liter of solution, in 1 liter of solution। क्या क्या मिला यहाँ से, 10 moles of solute, यानी जो मोल्स मिला मेरे को सॉल्यूट का, मोल्स ऑफ क्या मिल गया मेरे को, सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 मोल्स, 10 मोल्स मिल गया हमारे पास, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिला दोस्तों, कितना मिला हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मिला हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया, 100 ml मिल गया, 100 ml मिल गया वॉल्यूम। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास मिली। जहां भी जो यूज करना है आप यूज कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बाद अगर अदर कंसंट्रेशन मोलारिटी वगैरह निकालना हो तो वो डेंसिटी का यूज करेगा। तो आपको ये चीज यहीं पे पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी होता है वो होता है मास अपन में वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी दे देगा, वॉल्यूम यूज करा लेगा, यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकलवा लेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन के बाद मोल सॉल्यूट का मालूम है, यहाँ मास सॉल्यूट का निकाल लेंगे, सॉल्यूट का भी मास आपको मालूम रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन भी मालूम रहेगा, तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ डेंसिटी देगा, ऐसे क्वेश्चंस में डेंसिटी देते हैं वो ज्यादातर, और डेंसिटी रख दो, वॉल्यूम रख देना, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से निकाल लेंगे हम, क्योंकि मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट होता है, और इस तरीके से हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा। तो प्लीज ध्यान रखेंगे मोलारिटी पे। अगले टर्म में सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ओके। और इनमें बहुत सारे वर्ड भी यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे वर्ड यूज करते हैं, मोलर, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 1 मोलर।
तो आप ध्यान रखें 1 मोलर का मतलब 1 मोलारिटी है, ठीक है क्या। डेसीमोलर, डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब है 1/10 लिखा हुआ है, डेसीमोलर का मतलब है। सेंटीमोलर, ऐसे वर्ड लिख के आते हैं वो, सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब है 1/100 मोलारिटी, डेसिसिमते। तो इस तरीके से लिख कर आते हैं वो कि मोलर देंगे, डेसीमोलर देंगे या सेंटीमोलर देंगे, तो इस तरीके से हम मोलारिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, सेकेंड कैटेगरी में बात करते हैं और फर्स्ट बात करते हैं परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज W by W, परसेंटेज बाय वेट। दिस मीन्स ऊपर भी वेट रहेगा, नीचे भी वेट रहेगा। एंड डिफाइन अगर हम करना चाहें परसेंटेज W by W को, तो क्या होगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ये आ गया परसेंटेज W by W। देखिए सॉल्यूट वेट, इसमें वॉल्यूम नहीं आया इसलिए टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए कैसे एग्जांपल आएगा तो आप तो रख के क्या कर लोगे, आप निकाल लोगे परसेंटेज W by W। लेकिन अगर एग्जांपल्स के फॉर्म में मैं सोचूं, कहीं दिया हुआ है 10% W by W, 10% W by W का मतलब ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, वेट है 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दिस मीन्स क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं हम, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मिला मुझे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन मिला मुझे, मास ऑफ सॉल्यूशन मिला मुझे कितना मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। दोस्तों जहां पे डिफाइन द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या था, सॉल्वेंट था। उसी तरीके से यहां भी अगर कहीं लिखा हुआ है आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, तो आप इसको इस तरीके से डील कर सकते हो कि जो मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या लिख सकते हो आप, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आप लिख सकते हो बिल्कुल। यहां से आपको मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है, मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, तो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट भी यूज कर सकता हूं। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 100 माइनस कितना हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा 90 ग्राम। तो देखिए यहां से बहुत सारी चीजें ऑब्टेन कर ली है आपने। क्या पता चला आपको, सॉल्यूट सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, एक टर्म देगा परसेंटेज W by W। आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, इन सारी चीजों को आप मालूम कर सकते हो, फिर मोल्स निकाल सकते हो, जो चाहिए आप इन सारे टर्म से डिफाइन कर सकते हो फर्दर। देखेंगे जरा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से हमारा परसेंटेज बाय वेट हो गया, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो जो भी दोस्त रेशियो में, पहला पॉइंट तो मैं बता देता हूं, जब भी मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शंस को, मान लो आपके कंटेनर में 3 सब्सटेंस हैं ए बी और सी, आप मान कर चलो कि मोल्स ऑफ जो ए है वो Na है, मोल्स ऑफ ए लिख देता हूं मैं, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए इज Na, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी इज Nb एंड मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ सी इज Nc। मैं मान कर चल रहा हूं इन सबका मोल्स आपके पास दिए गए हैं, ये एक ही कंटेनर में है। अब हमें इनका मोल फ्रैक्शन डिफाइन करता है, तो जिनका भी मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना है उनके मोल्स को ऊपर ले लीजिए, टोटल मोल्स को नीचे ले लीजिए, उसी को बोलते हैं हम मोल फ्रैक्शन।
लिख लीजिए जरा डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन का लिख ले। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द total moles, to the total moles present, total moles present in solution, present in solution। जिनका भी मोल्स फ्रैक्शन आपको निकालना है उनका रेशियो ले लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिनका वो बोल रहा है, टू द टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जितने भी अदर कंपोनेंट प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में उनके सारे टोटल मोल्स को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो हम मोल फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन मान लिया हमें मोल फ्रैक्शन जो है XA का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो इसका दोस्तों मोल्स निकालिए। मान लिया हमने Na दिया है मोल्स, अपॉन में टोटल मोल्स कर दीजिए Na प्लस Nb प्लस क्या कर दीजिए Nc। अब मुझे मान लो XB निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकालना है। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स रख लीजिए B का Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस क्या कर दीजिए Nc कर दीजिए। इस तरीके से XB आ गया हमारे पास। अब मैं चाहूं तो XC भी निकाल सकता हूं, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। हमने XC भी निकाल लिया। देखिए XA आ गया आपके पास, XB भी आ गया और XC भी आ गया। खास बात, इन दोनों मोल्स का रेशियो है मोल फ्रैक्शन, इनका इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन के पास कोई भी यूनिट नहीं होती, और जो हमने मोलारिटी डिफाइन किया उनके पास, सबके पास यूनिट है ना। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलारिटी था नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स पर लीटर वही क्या हो गया, यूनिट हो गया उनका। तो उन सब का आप डेफिनेशन से यूनिट निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दोनों रेशियो में है तो इसलिए इनका यूनिट नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। और भी कुछ बातें बताता हूं मैं इनके बारे में। यानी जो हमारा मोल फ्रैक्शन है ये कैसा क्वांटिटी है आपके पास, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं है इनके पास, दोनों मोल्स का रेशियो आ रहा है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा XA प्लस XB जितने भी कंपोनेंट रहेंगे उन सबका सम दोस्तों कितना आएगा, 1 है। देख लीजिए जोड़कर, तीनों का डिनोमिनेटर क्या है आपका, इक्वल है ना। तीनों को आप ऐड कर लें, डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली जुड़ जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, तो वो कट के कितना आ जाएगा, 1। तो किसी भी दो का आपने निकाल लिया तो 1 में से उन दोनों का सम अप कर दे, तीसरे का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन को हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। ध्यान देंगे मोल फ्रैक्शन क्या है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, इतने कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो मोल फ्रैक्शंस का क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट आवर कंसंट्रेशन टर्म्स इज मोल फ्रैक्शन के बाद जो हम अपना कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं वो है हमारे पास, हाँ एक चीज और, जब भी मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 रेशियो है, ठीक है क्या, तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। लिख लीजिए आप इसको, मोल फ्रैक्शन। दूसरा चीज अभी मैंने बताया, जितने भी मोल फ्रैक्शन है उनका सबका समेशन हमेशा ही कितना आता है, 1 आता है। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। अगर मोल फ्रैक्शन किसी का 0 आता है इसका मतलब वो सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट नहीं है। 0 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो रखे हैं 0 है उसका। नो एनी सब्सटेंस, नो एनी सब्सटेंस प्रेजेंट, नो एनी सब्सटेंस, मोल फ्रैक्शन 0 किसी का है, सब्सटेंस एब्सेंट लिख दीजिए आप, नो एनी सब्सटेंस इज प्रेजेंट। हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई उस सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। अगर मोल फ्रैक्शन क्या आ जाता है, 1, मोल फ्रैक्शन 1 का मतलब कब हो सकता है दोस्तों, 1 से 1 का मतलब जितना मोल्स ऊपर उतना ही मोल्स नीचे, तभी मोल फ्रैक्शन कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। तो मोल फ्रैक्शन 1 का मतलब प्योर सब्सटेंस, वो खुद ही है पूरे सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी वही होगा उसमें, इसीलिए हमने मोल फ्रैक्शन को क्या कर दिया, 1। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे।
ठीक है, मोल फ्रैक्शन की जो बारी आती है हमारी, मोलालिटी की बारी आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोलालिटी। मोलालिटी मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं कभी भी। मोलालिटी का जो डेफिनेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये ज्यादा थोड़ा सा ऑड लगता है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो प्लीज ध्यान रखें इससे, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यानी जब भी मोलालिटी निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, देखिए जरा, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसमें होगा आपका, केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इनका यूनिट लिख, या तो एम से डिनोट करो या यूनिट लिखना चाहो जैसे पहले डेफिनेशन से आप किसी का भी यूनिट लिख सकते हो, मोल्स पर केजी, यही होगा इसका यूनिट, मोल्स पर केजी। तो ध्यान रखेंगे स्मॉल m से भी डिनोट किया जाता है, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट बोल लीजिए, केजी में होना चाहिए। अब देखते हैं कोई एग्जांपल्स आ गया, कैसे इसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे दोस्तों एग्जांपल। अब देखिए जरा, कहीं लिखा हुआ है 10 स्मॉल m, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास ऊपर क्या है, मोल्स है, ये मोल्स किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का, ये भी आप लिख सकते हो, मेंशन कर देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट, हाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 10m का मतलब है 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये देखिए 10m का मतलब 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहां से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिला दोस्तों, कितना मिला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखिए जरा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 10 मोल्स हमारे पास हो गया। और क्या मिला, वेट ऑफ सॉल्वेंट मिला हमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, कितना मिला वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास, 1 kg। 1 kg का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ दोस्तों, तो ये हमारे पास मिल गया। अब आपसे डेंसिटी से जरूर रिलेट कराएगा, कैपिटल है, मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन भी, लेकिन हम अगले लेक्चर्स में करेंगे इंटरमिक्सिंग क्या होता है हमारे पास, ठीक है, मोलालिटी और मोलालिटी में रिलेशन क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। क्वेश्चंस भी करेंगे हम अगले लेक्चर्स में, लेकिन इस लेक्चर्स में डिफाइन सिर्फ कर रहे हैं हम वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स को, ठीक है। ये भी मोलर, मोलर बोलेगा, इसके लिए क्या यूज करता है, मोलर, MOLAL, ध्यान रखिएगा मोलर। अगर लिखा हुआ है 1 मोलर, 1 मोलर का मतलब है 1 मोलालिटी दिया हुआ है, कहीं लिखा हुआ है डेसी मोलर, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, डेसी मोलर का मतलब है 1/10m। डेसी, सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब है, सेंटीमोलर मतलब 1/100 मोलालिटी। तो इनको अब आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, ये इंफॉर्मेशन है मोलालिटी के बारे में। मोलर से डिफाइन करेगा इसको, हमेशा ही मोलर से एग्जैक्ट डेफिनेशन, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, ओके। इंटर कन्वर्जन्स की बात हम अगले लेक्चर्स में करेंगे, इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे एक दूसरे में, ओके। हम सिर्फ आज डिफाइन करेंगे वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स, इंटर कन्वर्जन और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो इस पे करना चाहिए वो हम अगले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, ओके। पीपीएम को डिफाइन कर लेते हैं, पीपीएम, पीपीएम को देखिए, पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, 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 पीपीएम, एंड इज डिफाइंड एज, देखने में ही पता चल रहा है मिलियन का मतलब दोस्तों कितना होता है, 10⁶, उसका एक पार्ट, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, जैसे निकालते थे पहले वैसा ही थोड़ा सा है, लेकिन परसेंटेज नहीं है यहाँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभी यहाँ पे जो सॉल्यूशन है सॉल्वेंट भी लिखा रहता है,
इतना ये 10⁶ ज्यादा है, तो कभी कभी लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट को एक ही जैसा ले लेते हैं। और पीपीएम ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट में ही होता है, वेट में भी होता है। ये क्या है आपका वेट बाई इन वेट। अगर मैं वेट में बात करूं तो पीपीएम किसी में भी हो सकता है दोस्तों। ये मैंने वेट में बात की है, W/W में बात किया है, जिसको बोलते हैं W/W में पीपीएम। कहीं आपको दिया है तो W/W में पीपीएम डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप W/V में नहीं डिफाइन कर सकते, वो भी कर सकते हैं। अगर W/V में अगर इसको डिफाइन करें पीपीएम को, तो वहीं ऊपर में क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। गलत लिख दिया मैंने, वेट और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाना चाहिए, सॉल्यूशन। तो जिसमें चाहो आप डिफाइन कर सकते हो पीपीएम को W/V, और पीपीएम को मोल्स में भी डिफाइन कर सकते हो। मोल्स में अगर डिफाइन करना होगा आपको तो कैसे लिखोगे, पीपीएम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 10⁶। तो किसी में भी पीपीएम को आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फॉर्मूला है वो यही है दोस्तों। ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं पीपीएम में। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा पीपीएम है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड आवर लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स इज नॉर्मलिटी। तो प्लीज इन सारी चीजों को अगर आपको आता है तो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चंस का क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे और इंटर कन्वर्जन देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं। आवर लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स इज नॉर्मलिटी। तो ध्यान रखेंगे नॉर्मलिटी के बारे में, ठीक है। नॉर्मलिटी कैपिटल एम, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे दोस्तों, नॉर्मलिटी। इसके बाद मिक्सिंग का भी देखेंगे, मोलारिटी और मिक्सिंग देखेंगे हम। नॉर्मलिटी को देखते हैं, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से। डेफिनेशंस तो ये बोलता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। अब ये टर्म्स जो है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, इसको निकालने के लिए बहुत सारे लोग बताते हैं अलग अलग फार्मूला। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जब भी आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको जब भी निकालना है तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे निकाल लो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये क्या होता है अभी बताते हैं मैं, इक्विवेलेंट मास। देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ये तो अभी नंबर ऑफ क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट निकलेगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का और भी तरीका है हमारे पास, ओके। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का और तरीका मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू क्या होता है, एन फैक्टर। अब ये आप नहीं जानते क्या होता है एन फैक्टर, बताऊंगा मैं इसको बोलते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर। थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ओके। नॉर्मलिटी डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। अगर नॉर्मलिटी है वॉल्यूम को इधर भेज देंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जब भी आपको निकालना है तो आप मोल्स इनटू एन फैक्टर भी कर सकते हो, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ओके। या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे उसको भी आपको आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास जो होता है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपके गिवन वेट दिया रहेगा क्वेश्चन में वो रख लेना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। देख लो यहां भी एन फैक्टर डिफाइन है। अब एन फैक्टर क्या होता है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। मोल्स इनटू एन फैक्टर भी आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, लेकिन ये बहुत ही कम होता है, एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए।
अब क्या होता है एन फैक्टर देखेंगे हम, ये होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सॉल्यूट, यहां ये भी देख सकते हो आप, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपन में क्या यूज कर सकते हो, एन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये यहां तक हो गया होगा दोस्तों आपको, और भी डिटेल में बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इस पे, लेकिन हम नेक्स्ट टर्म्स में बात कर सकते हैं इसके बारे में। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, डाइल्यूशन फार्मूला, इन सब का बात हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और इंटर कन्वर्जन, इन सब चीजों का नेक्स्ट लेक्चर। एन फैक्टर में जरूर बता देता हूं, तो इक्विवेलेंट मास निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर को मैं डिफाइन कर देता हूं थोड़ा सा, एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है आपका। देखिए एन फैक्टर की अगर बात करूं, एन फैक्टर इसको बोला जाता है एन फैक्टर, एन फैक्टर बोला जाता है। एन फैक्टर अलग अलग चीजों के लिए डिफाइन होता है दोस्तों। एसिड के लिए अलग, अगर एसिड है कोई भी, मान लो H2SO4 है आपका, H2SO4 की बेसिसिटी आपको पता होगा, बेसिसिटी कितना होगा इसका, 2H प्लस रिप्लेसेबल है 2 हो गया, यही एन फैक्टर हो गया दोस्तों। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल फॉर एसिड, ये एसिड के लिए हो गया। H3PO4, H3PO4 में जो आपका एन फैक्टर होगा कितना होगा दोस्तों, 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन क्या है, रिप्लेस कर देगा ये। लेकिन आपको ध्यान में रखने होंगे कि जिसमें H प्लस रिप्लेसेबल नहीं होगा उनका एन फैक्टर इसे नहीं निकाल सकते हम। तो एसिड है, एसिड के लिए आपका। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं बेस का, तो इन सब का और भी डिटेल्ड में बात करेंगे, रेडॉक्स इक्विवेलेंट में बात करते हैं इनका एन फैक्टर का, लेकिन चूंकि यहाँ नॉर्मलिटी आया है इसलिए मैं एन फैक्टर आपको बता देता हूँ। बेस के लिए एन फैक्टर कोई भी क्या है, बेस NaOH, तो बेस के लिए जो डिफाइन होता है वो क्या होता है, डिफाइन एसिडिटी, एसिडिटी, और NaOH में OH एक है तो एसिडिटी कितना हो गया, तो इसके लिए ये क्या हो गया आपका एन फैक्टर हो गया। सॉल्ट के लिए अगर डिफाइन करना है, अपन क्या बोलते हैं, सॉल्ट के लिए आपको ये चीजें डिफाइन करनी है, तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, वही हो जाएगा एन फैक्टर। अगर लिखा हुआ NaCl तो बताओ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इस पे कितना है, Na प्लस है, तो आपका एन फैक्टर कितना ले हो जाएगा 1। अगर लिखा हुआ MgCl2 तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना आएगा, Mg पे +2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। या तो पॉजिटिव चार्ज आप Mg का ले लो और टोटल नेगेटिव चार्ज नेगेटिव का ले लो, वही बात बराबर है। और भी हो सकता है Al2SO4 का होल थ्राइस, देखिए जरा ये भी एक सॉल्ट है, तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना हो जाएगा +3, और कितने एल्युमिनियम है 2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करूं तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम +3 और कितने हैं 2, तो 3 2 जा 6, 3 × 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हमारा था नॉर्मलिटी मोलारिटी के टर्म्स में, ठीक है क्या। दूसरा चीज क्या है, ऐसे भी हम लोग एन फैक्टर को डिफाइन करते हैं जब रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो होता है वो भी हम एन फैक्टर, तो हमारा काम एन फैक्टर नहीं है, हमारा अभी काम था जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको डिफाइन करना, और वो कैसे कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमने आज के लेक्चर में सीखा। अगले वीडियो लेक्चर्स में इन पे इंटर कन्वर्जन लेकर आऊंगा आपको। इंटर कन्वर्जन के बाद उनमें क्या रिलेशन है, क्या डाइल्यूशन फार्मूला बताऊंगा, मिक्सिंग बताऊंगा कि अगर वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो उनका फाइनल मोलारिटी, फाइनल नॉर्मलिटी किस तरीके से निकालेंगे, और हम इन फैक्टर वगैरह पे या नॉर्मलिटी, मोलारिटी, परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/W, परसेंटेज वॉल्यूम, इन सब पे क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।